लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा, उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये सारी बातें आप पीछे सीख चुके हैं। ठीक, आज इसी के आगे पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है BSL। पूरा नाम इसका होता है बायोट-सावर्ट्स लॉ। इन्होंने एक नियम यहाँ पे दिया था जिसको हम बायोट-सावर्ट्स लॉ के नाम से जानेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या बोला उसको, कि मान के चलिए आपके पास में एक वायर है, इस तरह से क्या है, वायर, लंबा तार, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इसका लेंथ हम ऊपर नीचे डॉटेड से कर सकते हैं, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये तार की बहुत क्या है, लंबा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। क्लियर? अब इस वायर पे क्या हो रहा है, करंट आपका फ्लो हुआ, करंट मतलब आई फ्लो हुआ। तो हम जानते हैं किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम एक पॉइंट चूज करते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट को क्या मान लिए, P। अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि जब हम इस वायर पे करंट को फ्लो कराए तो इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझिएगा कि ये तार की लंबाई तो हमारा इनफाइनाइट है, तो इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा को लेते हैं, ये तार का छोटा सा टुकड़ा, इस तार की पूरा लंबाई को आप क्या मान सकते हैं, L मान सकते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा आपका क्या हो गया, DL। क्लियर? अब यहां से हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे हैं DL से लेकर पॉइंट P, ये जो दूरी बना, जो डिस्टेंस बना, उसको हम क्या मान लेते हैं, R दूरी पे हमारा P पॉइंट है। अब ये DL है छोटा सा एलिमेंट कंडक्टर का, तो क्या इस छोटा सा कंडक्टर पे हमारा करंट नहीं है, पूरा है ना? तो यहाँ भी करंट है, मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, I। अब एक साथ में क्या हो गया, I और DL, तार की लंबाई छोटा सा, DL और उसमें क्या है, करंट I है। तो इतना में से हमारा पॉइंट P पे क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर? थोड़ी सी और बातें ध्यान से देखिएगा कि जो आपका ये डायरेक्शन है R और DL, ये दोनों के बीच में हमारा क्या बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है। ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब कैलकुलेट करने के लिए ये जो आप यहाँ पे बनाए फिगर, वही फिगर के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर इस पूरा वायर से पॉइंट P पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B बनता है तो इस छोटा सा वायर से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, DB बनेगा। क्या बात समझ में आया? पूरा तार से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, B, तो छोटी सी तार से पॉइंट P में कितना, DB, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर? चलिए, और यही चीज यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट IDL। समझ में आया? मतलब IDL को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, है ना? साइन ऑफ एंगल थीटा, देखिए ये आपका साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका क्या होगा, स्क्वायर, लेकिन इनवर्स में। क्लियर? करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट फेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा ये क्या बोला है, देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, DB। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, बोलिए, IDL है।
दूसरा क्या बोला, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ थीटा। तीसरा क्या बोला, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r स्क्वायर। ये कुछ आप कूलम्स का लॉ पढ़े थे ना, उसी प्रकार का है। हो गया, चलिए। कंबाइनिंग एबव फैक्टर, सब फैक्टर को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो ध्यान से देखिए तो क्या मिलता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या है आपके पास में, I dl, फिर साइन ऑफ थीटा बाई r स्क्वायर। हो गया। और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या लगेगा, इक्वल टू, और साथ में लगेगा एक कांस्टेंट हम डाल दिए k, और आपके पास में I dl साइन ऑफ थीटा बाई r स्क्वायर, ये आ गया। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ रहे थे तो k का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, है ना। लेकिन ये है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे k का वैल्यू क्या होने वाला है, μ0/4 पाई। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक। यहां पे k का क्या वैल्यू होने वाला है, μ0/4 पाई, ये वैल्यू होने वाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। तो बताइए dB इक्वल टू k की जगह में क्या लिखने वाले हैं, μ0/4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा बाई r स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये छोटा सा करंट एलिमेंट से। थोड़ा सा और, आपने यहां पे क्या सीखा, k का क्या वैल्यू निकल के आया इस केस में, μ0/4 पाई। μ0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। μ0/4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। अगर μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 हुआ तो μ0 का क्या वैल्यू आएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू आएगा। ये वैल्यू याद रखिएगा आप। थोड़ी सी हमें इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म पे, ठीक। इसका वेक्टर फॉर्म में, ये तो सिंपल फॉर्म था, केवल हम मैग्नीट्यूड लिए थे, इसको वेक्टर फॉर्म पे नहीं लिए थे। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म पे लिए तो क्या होगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्यों, आप जान चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिए, उसी का आगे लिखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में dB हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो dB लिखेंगे। फिर क्या था आपके पास में, μ0/4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा बाई r स्क्वायर। ये तो आपका वेक्टर नहीं है, जबकि इधर क्या है, वेक्टर है। तो इसको वेक्टर लगाने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक यूनिट वेक्टर r लगा देंगे। चलिए, ये यूनिट वेक्टर r क्यों लगाया जाता है, आपको समझ में आता है ना। क्योंकि आप चाहें तो यहां से बहुत सारा r निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो सभी r के लिए हम यूनिट वेक्टर r डालते हैं। क्या बात समझ में आया। आपको फिर 11th क्लास में पढ़ के रखे होंगे कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होता है, बताइए तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। याद आया कुछ। हाँ। अगर ये हुआ तब बताइए dB इक्वल टू
म्यू नोट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई, ध्यान दीजिएगा ये आपका यूनिट वेक्टर आर है, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर आर। तो क्या आप इसके जगह में लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर, और ये आर स्क्वायर, और नीचे फिर से क्या है एक आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब। अब तो समझ में आया होगा। हाँ, क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के चारों ओर क्या बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सर्कल के फॉर्म पे बना हुआ है। करंट आपका यहाँ पे है और ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा क्या होता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू अगर थीटा की जगह क्या डाल दें 90 डाल दें, तो 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो सीधे सी वैल्यू आपको मिला क्या, उसको ध्यान दीजिएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नोट, आई हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक, फिर आई आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपका डीएल भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, आर इंटू डी एल, साइन थीटा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाई क्या लिखेंगे 4 पाई आर क्यूब। बात समझ में आया? लीजिए, अब यूं समझ सकते हैं कि साइन थीटा को यहां पे नेग्लेक्ट करने का और एक कारण रहा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हैं, और आप जानते हैं जब यहां पे मल्टीप्लाई होता है तो ये किसके साथ जाता है साइन थीटा के साथ जाता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो क्रॉस लगाए तो ऑलरेडी साइन हट गया हमारा, आया समझ में? अगर यहां पर कोस रहता तो हम यहां पे क्या लगा देते डॉट लगा देते। क्लियर? चलिए लिखिएगा, यूनिट ऑफ एस आई, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, हो गया? ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब जानते क्या है डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर, निकाल चुके हैं। यहां पे ये साइन ऑफ थीटा क्या है आपका यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, और यहां पे ये 4 पाई का भी कोई भी यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आया? तो अगर ये दोनों का यूनिट नहीं हुआ तो डीबी के पास में यूनिट वाला क्या बच गया म्यू नोट आई डी एल बाई आर स्क्वायर बच गया। बात समझ में आया? यहां से म्यू नोट को बाहर निकालिए, यहां से अगर हम म्यू नोट को बाहर निकाल देते हैं तो क्या मिलने वाला है जल्दी, डी बी आर स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर बाई आई डी एल, हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, म्यू नोट इक्वल टू डी बी क्या था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बोलिए टेस्ला, टी लिखेंगे, यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग। आर क्या है आपका डिस्टेंस, मतलब मीटर स्क्वायर, बाई आई क्या है करेंट, करंट यानी कि एम्पियर, डीएल क्या है लेंथ यानी कि मीटर। यहां से ये कैंसल, तो यहां पे लिख देते हैं, बताइए म्यू नोट का जो एसआई यूनिट बना वो क्या बना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हो गया? चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से निकालिए।
मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल चुके हैं पीछे। जल्दी बोलिए। ये टेस्ला है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, M L0, फिर T-2, फिर A-1, ये मैग्नेटिक फील्ड का। फिर आपका क्या है, इसी को देखो ना, कहाँ चल गया, सही तो निकाल रहे हैं हम लोग, म्यू नोट को बाहर निकाले हैं, और देखो ये वाला dB हो गया। फिर क्या है, R², मतलब यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, L² है, बाई नीचे क्या है, IDL, I के लिए एम्पियर, DL के लिए L। यहां से ये L क्या हो जाएगा, कैंसल, तो अब क्या मिलेगा आपको, बोलिए, M, देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे 0, मतलब L हो गया अभी, फिर T-2, ये ऊपर चला जाएगा, A-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। हो गया। तो यहाँ पे आप ये दोनों म्यू नोट का वैल्यू, इसका SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नोट पूछता है क्वेश्चन में, डायमेंशनल फार्मूला म्यू नोट का, वहां पे देखना परमिटिविटी पूछा है या परमेबिलिटी पूछा है। म्यू नोट किसको कहते हैं, परमेबिलिटी, है ना, और परमिटिविटी एब्सलेंट नोट। हो गया। तो ये था आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। अब इसी के आधार पे इसका कुछ 2-3 एप्लीकेशन है, समझ में आया। और ये एप्लीकेशन इससे भी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पे क्या है, उस टॉपिक को बनाया गया है, इसका एप्लीकेशन माना जाता है उसको। क्लियर। तो चलिए चलते हैं अगला इसका एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन ऑफ BSL, एप्लीकेशन ऑफ BSL। हो गया। चलिए टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, magnetic field at the center of circular coil carrying current ये टॉपिक का नाम है।
होगा, एप्लीकेशन इसका देख लेना, ठीक ना। चलिए, ये बोला क्या है उसको ध्यान दीजिएगा कि आपने अभी बायट सावर्ट्स लॉ में क्या पढ़ा कि जो तार क्या था, अभी स्ट्रेट था, सीधा था, तो उसमें आपने क्या फ्लो कराया था, करंट, और एक पॉइंट पी जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अब उसी तार को दोनों टर्मिनल को पकड़ लेते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, बनेगा क्या, वो सर्कल बन जाएगा। अब वो सर्कल बना तो जब हम उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना बनेगा, समझ पा रही है, सेंटर पे कितना बनेगा, उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। जो सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस कितना, स्मॉल आर। हो गया। देन वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of coil O. हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर कॉइल है, तार जो पहले स्ट्रेट था वो क्या है, मुड़ा हुआ है। अब ऐसा अगर हम फिगर बनाते हैं तो कंफ्यूजन वाली बात आती है कि हम करंट इसमें सप्लाई किधर से करेंगे, समझ में आ गया। इसलिए इसका करंट सप्लाई को दिखाने के लिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं, यहाँ से करंट इन हुआ है, यहाँ से करंट आउट हुआ है। पंखा इसी के बेस पे बनता है आपका, समझ में आ गया। ये बाहर निकला हुआ ही क्या होता है, आपका वायर होता है। अब फैन को कभी खोलिएगा तो उसके अंदर भी इसी तरह का क्या होता है, कॉइल होता है। समझ में आया, सुनी होगी ना कि मेरा फैन का कॉइल उड़ गया है। और वो फैन घूमती क्यों है, घूमने का कारण है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बनना, समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वहां पे क्या होगा, दो पोल क्रिएट होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुआ तो उसके अंदर पे जो हम रोलर डालेंगे उसमें भी करंट जाएगा, तो उसमें भी क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो क्या होगा, अगर सेम पोल मिल गया तो रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, धकेलेगा, फिर और उधर जाएगा तो उसको क्या करेगा, अपोजिट में अट्रैक्शन करेगा, फिर रिपल्सन करेगा, फिर अट्रैक्शन करेगा। ये बातें बहुत जल्दी जल्दी होता है और इस तरह से वो क्या करता है, घूमने लगता है पंखा। समझ पा रही है ना। चलिए इसका सेंटर क्या माने हैं, O, और यहां से इसका दूरी को आप मान रखे हैं R, यानी कि रेडियस। क्लियर, बढ़िया से समझिएगा इसको। अब ये अगर सर्कल है, ध्यान से समझिए, अगर ये सर्कल है, सर्कल का अगर छोटा सा लंबाई को हम इतना लंबा उठा लेते हैं तो क्या ये लंबाई आपको सर्कल दिखाई देगा। मेरा बात समझ में आया, नहीं आया। रेल का लाइन देखी है, क्या वो स्ट्रेट होता है, कहीं पे टर्न मुड़ा हुआ नहीं रहता है, रहता है। लेकिन छोटा दूरी को देखने से क्या वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, स्ट्रेट दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि कोई सर्कल है हमारे पास, उसका छोटा सा टुकड़ा को उठाइएगा, इतना बड़ा टुकड़ा को, तो क्या ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा या स्ट्रेट दिखाई देगा, स्ट्रेट दिखाई देगा। चलिए यहाँ से हम ये दूरी को लिए, यहाँ से ये दूरी, तो ये एक्चुअल में कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट ही दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है स्ट्रेट। आप ध्यान दीजिए कि ये R और ये दूरी मतलब जो है यहाँ का, इसको हम क्या मान लिए, DL। पूरा तार का लंबाई L है, जैसे हम पिछले स्ट्रेट किए थे उसी तरह से ये उसको सर्कल किए हैं, फिर भी तो लंबाई इसका क्या होगा, L होगा। और इस छोटा सा टुकड़ा को हम क्या मान दिए हैं, L, DL। अब यहाँ पे हमने क्या फ्लो कराया, करंट। तो क्या ये छोटा सा टुकड़ा में करंट नहीं है, है। तो क्या आप इसको आइडियल लिख सकते हैं,
अगर ये स्ट्रेट है, ये आप परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक एंगल, ये थीटा, और ये थीटा यहाँ पे कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या बात समझ में आया? हाँ, जल्दी से फिगर ड्रॉ कीजिए। हो गया? नाउ अप्लाइंग BSL, बायट-सावर्ट्स लॉ। एग्जाम में ऐसा ही लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम नहीं भी हो सकता है, सीधे क्या लिखा रहेगा, BSL। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नाउ अप्लाइंग BSL, तो आप जानते हैं dB इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा बाई r स्क्वायर, है ना? यस सर। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए आगे, और dB इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री बाई r स्क्वायर। थीटा कितना, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह हम वैल्यू डालेंगे। यस सर। तो dB इक्वल टू क्या मिल गया, जल्दी, म्यू नोट बाई 4 पाई, फिर I dl बाई r स्क्वायर। सही है? यस सर। देखिए, ये छोटा सा करंट एलिमेंट से इस सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, समझ में आया? ये छोटा सा करंट एलिमेंट से यहां पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बना। अब गौर कीजिए, यहां से इसका लंबाई भी क्या है, dl, तो इस dl से भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम बहुत सारा dl को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, l बनेगा कि नहीं बनेगा? और l बना तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड तो होगा या नहीं होगा? क्या बात समझ में आया? समझ पा रही है? ध्यान से देखेगी, ये dl लंबाई था, इस dl से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, म्यू नोट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से इसका लंबाई भी तो dl है, तो ये लंबाई से भी यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इतना ही बनेगा, है ना? फिर या और आगे का लंबाई और लीजिए, यहाँ से भी उतना ही बनेगा। इस तरह से छोटा छोटा लंबाई में आपको क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो dl है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे, इंटीग्रेट, यही तो सीखे हैं हम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, जोड़ना। तो चलिए, टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन। जोड़ देंगे ये वाले इक्वेशन को, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलिए, इंटीग्रेशन dB भी होगा ना, और इंटीग्रेशन क्या है आपके पास में, म्यू नोट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। यही तो निकाले हैं, दूसरा चीज निकाला गया है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, dB का इंटीग्रेशन b होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल देते हैं। क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास में, म्यू नोट है, I भी कांस्टेंट है, बाई 4 पाई तो है ही है, R भी आपका कांस्टेंट है। क्या इसका जो रेडियस है वो घटेगा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन dl बचा, है ना? इंटीग्रेशन का मतलब क्या, जोड़ना।
देयरफॉर इंटीग्रेशन dl इक्वल टू, सब dl को जोड़े यहाँ पे तो क्या बना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल में है कि नहीं है, बात समझ में आया। क्या बना, छोटा छोटा dl को जोड़े तो सर्कल बना। तो क्या उस सर्कल, बात यहाँ पे पकड़ में आया, ये dl सब dl को जोड़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा, सर्कल। तो इंटीग्रेशन dl इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा क्या, इक्वल टू 2 पाई r। आप 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं ना। हो गया, तो बताइए b इक्वल टू, बोलिए, म्यू नोट बाई 4 पाई क्या है आपके पास में, i बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीजरल dl के बदले में 2 पाई r। सही है, बोलिए, ये r से एक r कैंसल, पाई से पाई और 2 2 जा 4। तो b इक्वल टू क्या मिला, म्यू नोट i बाई 2, यही मिलेगा। हाँ, एक r भी है, r 2r 2r। आया समझ में, बताओ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। नहीं पढ़ी है तो बताओ ना, इनवर्ट होगा क्या आउटवर्ट होगा, इनवर्ट क्यों होगा, यहां का डायरेक्शन आपको पता चल रहा है, नहीं पढ़ी है हमने। 2 टाइप का आपको डायरेक्शन बताया कि स्ट्रेट लाइन का, एक सर्कुलर कॉइल पे, तो ये सर्कुलर कॉइल पे है, तो बताओ ना इसका डायरेक्शन। हाँ, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, किधर से किधर जा रहा है करंट, किधर, स्क्रू रूल्स लगाओ। क्वेश्चन में कल यही फिगर दे दे और बोलेगा कि इसका इसका डायरेक्शन बताइए, तो क्या बोलेगी, इनवर्ड है। नहीं, ध्यान से देखो, ये इधर से जा रहा है ना, मतलब इधर से इधर, बोलो, स्क्रू कैसे घुमाएगी तो ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। नहीं तो लिखो ना एक लाइन, इन दिस केस the direction of magnetic field is inward। बात समझ में आया। इसी को उल्टा करके भी पूछ सकता है कि उसका डायरेक्शन बताइए। इतना बात से समझ में आता है कि जा किधर रहा है और आ किधर रहा है वो। नहीं, पैराग्राफ चेंज कीजिए, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। यहां पे तो एक कॉइल था ना, एक ही कॉइल था जिसका वैल्यू आपको क्या मिला, B इक्वल टू म्यू नोट I बाई 2R। एक कॉइल के लिए क्या आप फैन को कभी खोल के देखे हैं, उसमें आपका हजारों टर्न होता है, हजारों बार तार को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। अगर एक टर्न में इतना मैग्नेटिक फील्ड बना तो 1000 टर्न में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आया, उसी को लिख रहे हैं। इफ देयर आर n number of turns, if there are n number of turns in the coil, लिख लिए। अगर यहां पे कितना नंबर कॉइल हो, n नंबर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, सीधे n से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नोट I बाई 2R। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न, 50 टर्न है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
100 टर्न है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बात समझ में आती है? क्लियर? डाउट है? अब जिसे जैसे बड़ा बड़ा पंखा होता है ना, उसी हिसाब से वहां पे टर्न लगाया जाता है। बात समझ में आया? हाँ हाँ, इसमें भी है। अब इसमें तो हमको भी नहीं पता कि मतलब इसको नापना पड़ेगा ना, इसका विंग्स कितना लोड लेके घूमता है, उसको घुमाने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है। तो वहां पे जानने के लिए उसका रेडियस को भी तो हमको जानना होगा। बोलो नहीं, तभी ना हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। आया समझ में? अगर यहां कॉइल को आप ज्यादा कर देते हैं, समझ में आ रहा है, तो ये पंखा जो ऐसा ऐसा घूम रही है ना, ये हवा में बात करने लगेगी और ज्यादा स्पीड। क्यों? क्योंकि ज्यादा टर्न होने से उसका सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ज्यादा फोर्स के साथ काम करेगा। अगर इसका टर्न को कम कर दीजिएगा कॉइल का, तो ये धीरे धीरे घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ पा रही है? तो ये एप्लीकेशन था किसका? BSL का, बायोट सावर्ट्स लॉ का। कहां पे यूजेस होती है पता चला? मोटर को बनाने में। बनाती है ना मोटर? नहीं देखिए, देखें तो उसी में यूजेस होता है। ये पता चला। आर क्या है? रेडियस। देखी होगी मोटर खोला होगा तो उसका भी क्या होता है? सर्कल होता है, रेडियस है। हाँ। और करंट कितना वहां पे आप दे रहे हैं, कितना टर्न है, कितना बार उस तार को कॉइल बनाए हैं। क्लियर? मिटा दें? ध्यान दीजिएगा, ये सारा टॉपिक 3 नंबर की सवाल रहती है ये सब। क्वेश्चन डालिएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर को क्या मान लेते हैं? O एंड इट्स डायरेक्शन। 2 क्वेश्चन है साथ में। बात समझ में आया? इसका मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना है और इसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। क्लियर? यहां पे क्या जा रहा है? करंट कितना? 10 एम्पियर। ये इसका सेंटर O, रेडियस R लेंगे तो कैसे बनाएगी? या मीटर मान ले, चलो सेंटीमीटर मान लो, क्या दिक्कत है? हाँ चलिए, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल जाएगा अभी। वही है अभी निकालने का फॉर्मूला। जल्दी। R कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। आपको निकालना क्या है? B। तो आप जानते हैं ना, B इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट I बाई 2R। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है?
बोलो जल्दी। 4 pi into 10 power minus 7. होता है। Yes, sir. आई का वैल्यू बोलिए 10. 2, आर का वैल्यू 5. क्या हुआ, 5 दूना 10 और ऊपर में भी 10। बोलो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं तो टेस्ला। क्या डायरेक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना? एंड परपेंडिकुलर टू दी करेंट, वो भी लिख दीजिएगा। डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, एंड परपेंडिकुलर टू दी करेंट। हमेशा करंट का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझी परपेंडिकुलर कैसे होता है? क्यों, ये सर्कल है तो हम छोटा से दूरी लेते हैं ना इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रेट। तो ये क्या है आपका, करंट ही तो है। तो करंट का ये डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक, हो गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the point P and its direction। हो गया। कितना, 20 एम्पियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल नहीं है। लो जी क्वेश्चन, बोलो, ध्यान दीजिएगा इधर। जब आपका सर्कल था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या था, ये पूरा सर्कल के जब था, इस केस में था, तब का मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, मतलब इसको आधा से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ पा रही है? ये एक सर्कल जब था 1 कॉइल, तब इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा वैल्यू इतना आया था। तभी ये क्या है, इसका सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, हाफ में है, मतलब इसको इंटू एन। यहां पे क्या आ गया, एन क्या है, नंबर, यानी कि 1/2। तो एन की जगह आप डालिएगा इन 1/2। फॉर्मूला तो वही लिखे हैं आप। इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, तो ये कितना टर्न है, हाफ। तो एन की जगह में क्या लिखेंगे, 1/2। नहीं समझ में आया? आया। तो बताइए, B = म्यू नॉट आई बाई 4r। सही है? कितना, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। पहले वाला में भी इतना ही लाया था।
लेकिन ये सर्कल था, ये सेमी सर्कल, तब भी दोनों का आंसर क्यों सेम? क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे करंट आपका केवल 10 एम्पियर है, जबकि यहाँ पे 20 एम्पियर है। तो ये तो मैनेज करेगा ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में किसका भी हाथ होता है? करंट का भी होता है। समझ में आ गया? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन बाकी है, डायरेक्शन। जो सीखी है दिमाग से बाहर निकालो। हाँ, किधर? तो बोलो ना रे, एक ही बार में नहीं समझती है। इनवर्ड या आउटवर्ड, दो ही तो है। तो लिखो इनवर्ड होगा तो। कैसे नहीं होगा? देखो इधर से जा रहा है, फिर करंट इधर गया ना, कैसे दिशा में घूमा? ऐसे क्लॉकवाइज। हो गया? आया? और एक क्वेश्चन, फाइंड द current in circular loop. चलो, समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या फाइंड करने बोला है? करंट। ये करंट जो जा रहा है वो, एंड इट्स डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन। चलो या क्वेश्चन मार्क बोलो। B इक्वल टू म्यू नोट I बाई 2R। हाँ, अब क्या करना है आप कर सकते हैं। आपको पूछा क्या क्या है ना? आई को बाहर कीजिए। आई को बाहर करेंगे क्या मिलेगा? B2R ना मिलेगा, बाई म्यू नोट। हो गया? और I इक्वल टू B2R बाई 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। चलिए, I इक्वल टू B दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 है, इंटू 2 इंटू R 10 है, बाई 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ये कैंसल, 10 दूना 20 एम्पियर सब निकल जाता है।
या तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल इसका BSL का नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक।